देखें हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा और मैं अभी इन दोनों में डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है? नर्व इंपल्स। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हार्मोन की फॉर्म में जा रही थी? क्या हार्मोन ही लेके जा रहे थे ना। ग्लैंड्स क्या सीक्रेट कर रही थी? हार्मोन। और हार्मोन के पास क्या इंफॉर्मेशन है? एक जगह से सीक्रेट होकर दूसरी जगह जाता है और वहां पे जो भी एक्शन करना होता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है किस फॉर्म में बेटा? हार्मोन की फॉर्म में। हार्मोन क्या एक केमिकल मैसेंजर है क्या? हार्मोन केमिकल से जो है, तो इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला सब्सटेंस कौन है? यहाँ पे केमिकल। इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला सब्सटेंस कौन है? केमिकल। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड in the form of chemical. क्या सही लिखा? Information is transmitted in the form of chemicals called as hormone. ये ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कहाँ होते हैं? यही वही नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसी का नाम है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्लियर? ठीक है। अब तीसरी चीज देखे बेटा, इसका जो इफेक्ट होता है। अच्छा पहले मैं अगर ट्रांसमिशन स्पीड की बात करूं, अरे बस पेशेंस का इम्तिहान ना ले लेता सब्र। अगर मैं यहाँ से स्पीड की बात करूं तो बताओ कंडक्शन की स्पीड किस कौन से सिस्टम में ज्यादा है? नर्वस सिस्टम में या एंडोक्राइन सिस्टम में? नर्वस सिस्टम में हाथों हाथ एक्शन लिया जाता है। यार तो ये जो इन्फॉर्मेशन जारी है ये बहुत क्विकली जाएगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो कैसा होगा? स्लो, धीरे धीरे होगा, आराम से। जैसे कि किसी ग्लैंड ने, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया तो धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है और बच्चे की ग्रोथ आगे की ग्रोथ धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है एक बार में सारा ग्रोथ हार्मोन डाल दिया रात रात नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो स्लो जाती है और यहाँ पे ट्रांसमिशन क्या होता है? फास्ट होता है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड या फास्ट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लो। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लो। कोई दिक्कत? ठीक है। चौथा पॉइंट देखेगा, मुझे एक चीज बताओ, अगर नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, इसने कोई इंफॉर्मेशन भेजी तो क्या वो इंफॉर्मेशन जाएगी, क्या वो एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में वर्क करेगी? बिल्कुल। अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं, गरम तवे पे हाथ लग गया तो तुमने पूरी बॉडी हटा दी क्या? केवल क्या हटाया? यानी एक पर्टिकुलर रीजन में उसका एक्शन देखने को मिला। लेकिन यही अगर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो क्या इसका जो वाइड स्प्रेड रीजन होगा या नहीं होगा? इसका जो एक्शन होगा वो एक वाइड स्प्रेड एरिया में होगा। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ करा रहा है, क्लियर है? तो एक वाइड स्प्रेड एरिया में इसका एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो एक्शन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर एरिया पे। देखें यहाँ से अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? Action is observed in a particular area and यहाँ पे yes, the effect is अब इसे यहाँ देखें, नर्वस सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन आती है इसका इफेक्ट बेटा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। इफेक्ट शॉर्ट टाइम, जैसे कोई भी एक्शन आया, उसके लिए स्टिमुलस आया, उसके लिए हमने रेस्पॉन्स किया तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। लेकिन अगर हार्मोन रिलीज कर रहा हूँ इसकी वजह से कोई रेस्पॉन्स आ रहा तो लंबे टाइम पीरियड के लिए आने में टाइम लगता है। ये जल्दी आता है और फटाफट से खत्म हो जाता है। आने में टाइम नहीं लग रहा है इसको, फटाफट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स की फॉर्म में आया और हाथों हाथ लॉन्ग लास्टिंग। यानी ये तो शॉर्ट टाइम, ये कैसा है? लॉन्ग लास्टिंग। ये हार्मोन जब भी बॉडी में रिलीज होते हैं तो उनका जो इफेक्ट आता है वो लंबे समय तक बना रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इफेक्ट आएगी शॉर्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर वापस ये इफेक्ट हट जाएगा। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ effects are for short duration of time. Effects are for short duration of time. और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? Effects are long lasting. Effects are long lasting. लंबे समय तक रहते। So these are some of the differences between nervous system and endocrine system. Nervous system consists of nerve cell. Endocrine system consists of secretory cells called as glands. Information is transmitted in the form of nerve impulse. Here information is transmitted in the form of hormones.
like in the form of chemicals. These chemicals are called as hormones. Transmission of information is very rapid. Transmission of information is slow. Action is observed in a particular area. Effect of hormone is widespread. Effects are for short duration of time and effects are long lasting. These are some of the difference between nervous system and endocrine system. अब सुने इधर थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा ये तो प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई एंडोक्राइन सिस्टम भी नहीं है, और वो किस पे डिपेंड करते हैं? केमिकल्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं? केमिकल्स, ठीक है ना। यानी उनके लिए स्टिमुलस मेनली वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? केमिकल्स पे। स्टिमुलस सनलाइट भी हो सकती है, केमिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी सब देखेंगे, पर वो किसकी, उनका मूवमेंट किसकी वजह से होता है? केमिकल्स को बोलेंगे बेटा फाइटोकेमिकल्स या फाइटो हॉर्मोन्स। देखो बहुत सारे नाम है, फाइटो हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं या प्लांट हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं। और जो बायोलॉजिकल वर्ड है वो टेंथ में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं पीजीआर। क्या कहते हैं? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर। तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है और एंडो कोई ग्लैंड्स भी नहीं है प्लांट्स के साथ, लेकिन वो कुछ केमिकल्स फॉर्म करता है। प्लांट क्या करता है? कुछ केमिकल्स फॉर्म करता है, उनको कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हार्मोन। जैसे वहां भी केमिकल्स को हार्मोन्स नाम दिया, यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स है, इसको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो 4-5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ाऊंगा मैं, और देखेंगे कि वो प्लांट के अंदर क्या क्या फंक्शन करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पीजीआर या प्लांट हार्मोन, क्या फुल फॉर्म बताइए इसकी? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ऐसे लिखती है 11th की एनसीईआरटी, नीचे एस लगा दो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, plant growth regulators. These are some of the chemicals which are manufactured by plant. Plant खुद बनाता है बेटा, किसी और से बाहर से नहीं डिपेंड। प्लांट अपने अंदर खुद ये केमिकल्स बनाता है, called as plant hormones, phytohormones और PGR, plant growth regulators। तो 4-5 पढ़ेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। पहला है बेटा ऑक्सिन। कौन है? ऑक्सिन। यानी कि समझ लो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट हार्मोन। जैसे हमने एनिमल्स में ह्यूमन हार्मोन्स पढ़े थे, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। पिट्यूटरी के अलग हार्मोन जैसे जीएच, एलएचएच, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन। उसी तरह प्लांट का पहला हार्मोन है ऑक्सिन। क्लियर? देखिए बेटा, ये प्लांट की एक शूट बनाता है अपन जैसे, यहाँ पे कौन बनता है बेटा? नेचुरली सिंथेसाइज होता है किसका बेटा? ऑक्सिन का। किसका? प्लांट की शूट है। क्या है प्लांट की शूट? यानी आगे जाके शूट क्या बनाती है? स्टेम। आगे जाके शूट क्या बनाएगी? स्टेम। तो यहाँ पे होता है ऑक्सिन नेचुरली सिंथेसाइज। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये प्लांट की यहाँ शूट के अंदर मिलता है। क्लियर? अब देखो इसकी एक खास बात यह है, प्लांट सनलाइट की तरफ ज्यादा बेंड होता है, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट आगे भी हम टॉपिक मूवमेंट्स देखेंगे प्लांट के, प्लांट को जब स्टिमुलस देते हैं तो वो किस तरह मूव करता है। ऑक्सिन की खास बात ये है कि ये सनलाइट की तरफ जाना पसंद नहीं करता, ये शेडेड एरिया में रहना पसंद करता है। किधर? शेडेड एरिया में। तुमने प्लांट को एक ऐसी लोकेशन पे रखा कि जैसे एक तरफ तो होगी खिड़की, विंडो होगी, ठीक है, और यहाँ तुमने कोई जैसे गमला रख रखा है जिसके अंदर धुआं कैसे बना, ठीक है, और इधर से सनलाइट नहीं आ रही, इसको तुमने ऐसे कवर कर रखा है खिड़की ऊपर, ये प्लांट है। इस हम देखो क्या बोलते हैं, पॉट है, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है, और ये प्लांट है। इसका सेटअप इस तरह से किया कि बेटा देखना, इधर से सनलाइट आ रही है और इधर से नहीं आ रही, तो ये जो ऑक्सीजन है, देखो अभी तो जब नेचुरल सनलाइट होती तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल सीधी चलती, तो ये हर तरफ से उसको सनलाइट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इधर से सनलाइट मिल रही है, इस साइड से सनलाइट नहीं आ रही, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, देखो अभी ये ऐसा था फॉर एग्जाम्पल प्लांट, ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से सनलाइट आ रही तो ये इधर जाके डिपोजिट हो जाएगा, क्लियर, और ऑक्सीजन का काम क्या है, ग्रोथ करवाना, तो यानी इस साइड की ज्यादा ग्रोथ करा रहा है कंपेरिजन टू इस साइड की तो ग्रोथ ज्यादा हो रही है, क्योंकि इधर कौन इकट्ठा हो गया, ऑक्सीजन, शेडेड एरिया में रहना पसंद करता हूँ, इस साइड ग्रोथ नहीं हो रही। अब इस साइड अगर ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो ये प्लांट ऐसे बेंड हो जाता है, क्योंकि देखो इधर की ग्रोथ तो चल रही है कम और इधर की चल रही है ज्यादा, तो ये प्लांट किसकी तरफ बेंड हो गया, सनलाइट की तरफ। तो सनलाइट की तरफ प्लांट के बेंड होने का रीजन कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उल्टी तरफ डिपोजिट हो जाता है, शेडेड एरिया में डिपोजिट हो जाता है, और ऑक्सीजन की वजह से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ। तो जिस साइड ऑक्सीजन है उधर तो ग्रोथ ज्यादा चलती है,
अब ग्रोथ यूं तो ये नहीं कि ये वाला हिस्सा यहाँ रह जाएंगे, ये ऊपर चला जाए, अरे जाएंगे तो दोनों साथ में। तो अब इसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो ये तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, पर इसको भी लेकर जा रहा है, तो ये प्लांट ऐसे घूम जाता है और ये सनलाइट की तरफ इसकी डायरेक्शन में। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन किसमें हेल्प कर रहा है बेटा? ग्रोथ में। किसमें? प्लांट की ग्रोथ में। तो ये पहला पीजीआर। कोई दिक्कत? बहुत सारे हैं, पर 4-5 देखेंगे इसमें, एक के नहीं है फिर भी मैं बताऊंगा। इसमें क्या बनाएगा? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट वापस आएगा जब अपन सनलाइट को क्या मानेंगे? स्टिमुलस, और प्लांट का क्या देखेंगे? मूवमेंट, ठीक है ना? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट। तो यहाँ वही चीज है कि प्लांट सनलाइट की तरफ क्यों बेंड होता है? किसकी वजह से? ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। शूट की लंबाई बढ़ाने का काम किसका? ऑक्सीजन का। स्टेम या शूट की लंबाई बढ़ाने का काम किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का काम है, तो ये शेडेड साइड में डिपॉजिट हो गया, तो ग्रोथ केवल इधर से चले, ठीक है? दूसरा हार्मोन देखते हैं प्लांट का। रूट में ये रहता, पर इनिशिएशन ये नहीं कराता था। रूट बनने के बाद ये आ जाएगा, तो रूट की भी ग्रोथ यही है क्या? पर रूट में इतना ज्यादा नहीं दे, वहां साइटोकाइनिन आ जाए, तो यहाँ सनलाइट नहीं है, तो ये इसके हिसाब से मेन इसका रोल क्या है? शूट की लेंथ बढ़ाने में। किसमें बढ़ाने में? शूट की लेंथ। क्लियर? ठीक है। दूसरा हार्मोन देखें बेटा, जिसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। ऑक्सीजन की तरह ये भी ग्रोथ में। यार अब इसका रोल देखना कहाँ है? ये बेटा ये भी शूट की लेंथ इंक्रीज करता है, पर इसको मेनली वाइड स्प्रेड, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेप स्टॉक्स की, किसकी बात करूं? ग्रेप स्टॉक्स की। क्लियर? ग्रेप स्टॉक्स यानी वो जो स्टेम जिसपे ग्रेप्स लगे हुए रहते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, क्या उसमें उतनी ग्रेप्स आएंगे या नहीं? तो ये फायदेमंद है या नहीं? बिल्कुल फायदेमंद है। एक प्लांट पे अगर उसकी लेंथ ज्यादा, तो उससे हमें ज्यादा फ्रूट्स मिल रहे हैं, ग्रेप्स मिल रहे हैं। तो ग्रेप स्टॉक्स की लंबाई बढ़ाने का काम किसका? गिबरेलिन का। शुगर केन की हाइट जितनी ज्यादा होगी, क्या उसमें शुगर का कंटेंट उतना ही ज्यादा है? तो शुगर केन की स्टेम है बेटा, शुगर केन क्या है? स्टेम है। शुगर केन की लेंथ बढ़ाने का काम किसका? जिब्रेलिन। यानी ये भी किसमें हेल्प कर रहा है? ऑक्सीजन की तरह ग्रोथ में। किसमें हेल्प कर रहा है? ग्रोथ में। कोई दिक्कत? तो पुदीना धनिया में भी इसी का आता है। इतना भी नहीं पुदीना धनिया यार। तो स्टेम की लेंथ बढ़ाने में, जैसे ग्रेप स्टॉक्स। अच्छा, एक और चीज, एप्पल जो होता है, ठीक है ना, उसकी साइज को इंप्रूव करना और इंक्रीज करना भी किसका काम है? जिब्रेलिन का। एप्पल की साइज को इंक्रीज करना और उसको एक अच्छा सा शेप देना एप्पल को, वो किसका काम है? जिब्रेलिन का। हाँ, स्टेम की लंबाई बढ़ा रहा है, पर इन केसेस में इसका अच्छा यूज है। इसका ग्रोथ, ऑक्सीजन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, फिर कौन आता है? जिब्रेलिन। लेकिन इन प्लांट्स में जिब्रेलिन का रोल काफी अच्छा है। नहीं, दोनों होते हैं, बट हर किसी प्लांट में ये ज्यादा सीक्रेट होता है, तो किसी में ये ज्यादा सीक्रेट। जिन प्लांट्स को ऊंचाई पे लंबाई ज्यादा रखनी है, उसमें ऑक्सीजन, और जिनको अपनी स्टेम्स, जो साइड वाली स्टेम्स है, जैसे ग्रेप्स के स्टॉक्स होते हैं, शुगर केन इनकी बढ़ानी है, उससे शुगर केन का प्लांट इतना ऊपर नहीं जाता है, केवल हमें शुगर केन की लंबाई बढ़ानी है। नहीं, एब्सेंस में नहीं, ऑक्सीजन बनता है, पर जिस साइड से सनलाइट आती है, देखो फील्ड में तो चारों तरफ से सनलाइट आ रही है, तो इसको डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए बताया कि अगर सनलाइट केवल एक तरफ से आ रही, तो वहां तो हर तरफ से सनलाइट आ रही है, तो वो सीधा ग्रो करेगा, वो सीधा ग्रो करेगा ना, कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ शूट की टिप पे रहेगा। वो एक्सपेरिमेंट बताया मैंने प्लांट की बेंडिंग का, वो वापस आएगा कि जैसे ये खिड़की है, जिब्रेलिन भी हाँ, ये केवल ब्रांचेस में ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ ब्रांच में ऑक्सीजन ज्यादा सीक्रेट होता है, कुछ ब्रांच में जिब्रेलिन। ये क्या लंबाई बढ़ा, वो जिब्रेलिन उसकी स्टॉक वगैरह को काम करेगा जिब्रेलिन। प्लांट की लॉन्ग लेंथ को इस तरह बढ़ाने का काम किसका? ऑक्सीजन का। इसका इफेक्ट, हाँ बिल्कुल मिला। अगर इस तरह का कोई केस दिख रहा है, जैसे शुगर को, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जो मेन शूट चलती है उसकी ग्रोथ करवा, फिर उसकी स्टेम्स में ऑक्सीजन का रोल नहीं है, उसको केवल बिल्कुल। फिर जब डिवाइड होगा तो उसमें कौन आ जाएगा? जिब्रेलिन। हाँ, तो ऑक्सीजन है ना, जब तक बढ़ रहा है तब तक ऑक्सीजन है, ग्रोथ करवा रहा है।
साइमल्टेनियस हार्मोन है, साथ में वर्क कर रहे हैं। देखो अब इसको है ना बेटा आर्टिफिशियली भी बाहर से स्प्रे किया जाता है। प्लांट को आर्टिफिशियली क्या प्रोवाइड किया जाता है? जिब्रेलिन। किसी के भाई अंगूर के खेत है तो ग्रेप्स स्टॉक्स की साइज इंक्रीज करने के लिए वो क्या दे सकता है? जिब्रेलिन। शुगर केन की लेंथ बढ़ाने के लिए वो क्या दे सकता है? जिब्रेलिन। कोई दिक्कत? क्लियर? इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है बेटा जिब्रेलिन का, देखें। लेंथ बढ़ाने के साथ साथ डिले एजिंग ऑफ प्लांट्स, बुढ़ापे को रोकता है। अब बुढ़ापे को रोकता है, सुनना जैसे एक पेड़ है जिसमें मैंगो आ रही है, क्लियर? प्लांट में अभी एक हार्मोन पड़ेंगे जो बुढ़ापे को प्रमोट करता है, एजिंग। उसे कहते हैं सेनेसेंस। क्या कहेंगे? सेनेसेंस। यानी वो प्लांट की एजिंग या उसके पार्ट्स की एजिंग को प्रमोट करेगा, ये एजिंग को रोकता है। अगर इसको प्लांट में हम डाल रहे हैं, मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं जिब्रेलिन को प्लांट के अंदर। अब एक मैंगो का ट्री है, अगर मैंगो पक गया तो वो 101% नीचे गिरेगा, तो उस मैंगो की क्या नहीं होने दे रहे हैं? एजिंग। अगर वो नीचे गिर गया तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना बड़ी बात है। मैंगो अगले सीजन के लिए भी हम रोक सकते हैं। मैंगो जैसे कि विंटर्स में मैंगो खाने 3-4 महीने का गैप आ गया तो उसको रोकने के लिए उसमें क्या डालेंगे? जिब्रेलिन। यानी कि उस मैंगो की क्या रुक गई? एजिंग। वो धीरे धीरे पक रहा है और धीरे धीरे पक रहा है तो वो पेड़ पे ही लगा हुआ रहेगा नीचे। फ्रूट कब गिरते हैं पेड़ से नीचे? जब उनकी एजिंग हो जाती है। यार पत्ते कब गिरता है? जब उनकी एजिंग हो जाती है, लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तब वो अपने आप नीचे गिर जाता है। तो ये किसको रोक रहा है? एजिंग को रोक रहा है। वो वीक हो जाएगी, गिर जाएगी। एजिंग होगी ना, फ्रूट पक चुका है, एजिंग होगी, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही फॉलोइंग टाइम में। क्लियर? तो ये क्या रोकता है बेटा? फ्रूट्स और फ्लावर्स की, सॉरी फ्रूट्स की किसको रोकता है? एजिंग को। या है वो ट्री के ऊपर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रह सकता है। कैसे? कि जब तक वो पकेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अब समर्स निकल गए लेकिन विंटर्स में मैंगो के पता लगा ऐसा अच्छा मिलता है, और उस फार्मर को अगर वहां रोकना है ट्री के ऊपर ही मैंगो को, तो वो क्या यूज कर सकता है वहां पे? तो इसके दो फंक्शन है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है, लीफ स्टॉक्स को बढ़ाता है, ग्रेप स्टॉक्स को बढ़ाता है, शुगर केन की लंबाई को बढ़ाता है, और दूसरा एजिंग को क्या करता है बेटा? डिले। इसकी वजह से जो फ्रूट्स है वो प्लांट पे लंबे समय तक रहते हैं। कौन सा? जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। क्लियर? तीसरा हार्मोन आता है बेटा, उसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? तीसरा हार्मोन है, इसका क्या नाम है बेटा? साइटोकाइनिन। सुने साइटोकाइनिन क्या करता है? हो गया? ये इनिशिएट करता है बेटा सेल डिवीजन को। किसको? सेल डिवीजन को। यानी कि ये प्लांट में केवल वही देखने को मिलेगा। प्रोसेस का नाम सुना? साइटोकाइनेसिस। मना कर दिया, मुंह उठा के सीधा नहीं सुना है। कभी नहीं सुना। इसका मतलब होता है डिवीजन। साइटोकाइनेसिस और एक वो करती है, दोनों का मतलब समझे। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। चले जाओ उधर, खत्म हो जाओ पंचायत ऑफिस। और साइटोकाइनेसिस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। जब भी कोई सेल डिवाइड करती है बेटा, सबसे पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर नई सेल बनता है। तो दो प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन, यानी किसको इनिशिएट कर रहा है? सेल डिवीजन को। प्लांट के ऐसे कौन से रीजन है जहां पे सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है? सेल डिवीजन जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ करानी है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा? सेल डिवीजन। तुमने 9th क्लास में टिश्यू पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको ग्रोथ टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये ना 3 तरह का होता है, अपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम। अपाइकल मतलब जो सबसे ऊपर मिलता है। जैसे अगर मैं एक प्लांट को एक रफ डायग्राम लूं, यहाँ से क्या शूट की ग्रोथ होगी और यहाँ से रूट की ग्रोथ होगी, तो यहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम। क्या कहते हैं? शूट अपाइकल मेरिस्टम। और यहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम। यहाँ पे सेल, अरे भाई ग्रोथ कैसे होगी? हमारे और लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, जाइगोट। स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, वो एक सिंगल सेल है। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, वो मल्टी सेलुलर है। एम्ब्रियो से और ग्रोथ होती है, बनता है फीटस, फीटस से बनता है बेबी, बर्थ के बाद और ग्रोथ होती है। तो एक सिंगल सेल से ग्रोथ हो रही है, किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। लाइफ की शुरुआत हमेशा एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल ने मल्टी सेलुलर डिवाइड कर करके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो सेल डिवीजन अगर प्लांट में हो रहा है तो उसके लिए कौन सा जो सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है, पढ़ेंगे।
नहीं, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर है, तो जाइगोट बनाता वो सिंगल सेल। तो सीड में रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनेगा, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। स्पर्म और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो जो तुम सीड खाते हो उस सीड के अंदर कौन है? एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो ग्रोथ करता है प्लांट में, और वहां से सीड का होता है जर्मिनेशन, और वो एम्ब्रियो एक नया प्लांट बनाता है। देखेंगे अपन जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। तो जहां जहां प्लांट में सेल डिवीजन ज्यादा होता है वहां वहां कौन काम मत करता है? साइटोकाइनेटिन। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम। यार यहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। एक और चीज सुने, साइटोकाइनिन का एक और फंक्शन है बेटा, ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? अब सीड डोरमेंसी होती क्या है? सीड डोरमेंसी का मतलब है कि एक सीड को जर्मिनेशन करने के लिए चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे पानी, टेम्परेचर, सॉइल, इन सब चीजों की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। ये सब चीजें अगर उसको नहीं मिल रही है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज में चला जाता है, इसको कहते हैं डोरमेंट स्टेज। क्या कहते हैं? डोरमेंट स्टेज। उस टाइम उसके अंदर जो एम्ब्रियो उसकी डेथ नहीं हुई है वो इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव। हम मार्केट से जो सीड लेके आते हैं, हम उन्हें सॉइल में डालते हैं, और जब उन्हें पूरा न्यूट्रिशन, सॉइल मिलती है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या वो बड़े बड़े जर्मिनेट हुए थे? क्या नहीं हुए थे? तो वो कौन सी स्टेज में थे? सीड जर्मिनेशन। आप जो स्प्राउट्स खाते हैं, अंकुरित मूंग और अंकुरित चने, इनका भी क्या हो गया? जर्मिनेशन। क्या बड़े बड़े जर्मिनेशन हुआ? क्या नहीं। इनको पानी में भिगो के रखा, भिगो के रखने के बाद इनको एक पतले कपड़े में बांधते हैं जब हम, तो उससे छोटे छोटे क्या निकल जाते हैं? व्हाइट व्हाइट कलर के स्प्राउट्स निकल जाते हैं। स्प्राउट्स होते हैं, ठीक है ना? अंकुरित, अंकुरित मैंने उनका क्या हो गया? उन सीड्स का जर्मिनेशन हो गया। तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी सीड क्या करता है? अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। क्योंकि अगर उसको फेवरेबल कंडीशन में वाटर नहीं मिल रहा है, अच्छे से सॉइल नहीं मिल रही है, और सनलाइट टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो वो कौन सी स्टेज में रहेगा? डोरमेंट स्टेज। कौन सी स्टेज में रहेगा? डोरमेंट स्टेज। अब सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना है, सीड के अंदर रहता है एम्ब्रियो, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करना है, एम्ब्रियो को ग्रोथ करनी है, एम्ब्रियो को ग्रोथ करनी है, सेल डिवीजन होगा, तो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कराने का काम किसका? साइटोकाइनेटिन। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कराने का काम किसका? साइटोकाइनेटिन। क्लियर? ये छोटे मोटे हैं, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन। एक और देखें, डिवीजन जहां जहां हो रहा है प्लांट में, ठीक है ना? जैसे सेल डिवीजन, देखो ग्रोइंग पार्ट में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। एक फूल अभी नया नया खिला है, बर्ड स्टेज में, उसको ग्रोथ करनी, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। कौन सा है? हार्मोन साइटोकाइनिन। सीड को जर्मिनेट करना है, उसको डोरमेंसी ब्रेक करनी है, कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे रीजन है जहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है प्लांट के, तो यहाँ कौन सा, इस जगह पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन ग्रोथ करा रहा था, साथ के साथ जिब्रेलिन भी क्या करा रहा था? ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ के अलावा जिब्रेलिन का एक और फंक्शन एजिंग को डिले कर रहा था। प्लांट को बूढ़ा नहीं, उसके पार्ट्स को क्या एजिंग नहीं होने दे रहा है। अब एक मैंगो ट्री पे मैंगो लगा हुआ है तो वो पक ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें क्या रख रखा है? जिब्रेलिन। तो वो मैंगो जो है उस पर्टिकुलर ट्री पर लंबे समय तक रहेगा। आपने उसमें क्या इंसर्ट कर दिया? तो इनको हम फार्मर्स यूज करते हैं, इनको आराम से केमिकली मिल जाते हैं मार्केट, सिमिलर टाइप के केमिकल्स जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लिए और उसका फॉर्मूला देके केमिकल्स बना दिए कि जिब्रेलिन डालो प्लांट के अंदर, जो फ्रूट है वो प्लांट पे लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि उसको क्या नहीं हो पा रही है? एजिंग नहीं हो पा रही है, पक्की नहीं रहा तो गिरेगा नहीं। क्लियर? और अभी अब हम देखेंगे कि अगर किसी फ्रूट को जल्दी पकाना हो तो उसके लिए कौन सा हार्मोन? क्लियर? तो फिर अगला हार्मोन है बेटा एबीए। क्या है? एबीए। इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है इसका? एब्सिसिक एसिड। अभी जो हमने तीन हार्मोन देखे, क्या वो तीनों ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे? ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ रोक देता है। क्या करता है? किसी भी प्लांट के पार्ट की ग्रोथ को रोक देगा। यानी कि ये कैसा हार्मोन है? ग्रोथ इनहिबिटर है। कौन है? ग्रोथ इनहिबिटर। अब मुझे एक चीज बताओ, साइटोकाइनिन क्या सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था? ग्रोथ करानी है उसको, तो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था। ये सीड को कौन सी स्टेज में रखेगा? डोरमेंट स्टेज में। कौन सी स्टेज में रखेगा? डोरमेंट स्टेज। क्योंकि ये ग्रोथ को रोकता है, इसको रोकता है, ग्रोथ को रोकता है। सीड को किसमें रखेगा? डोरमेंट स्टेज। तो डायरेक्ट सवाल है बेटा, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कौन है प्लांट का? एबीए। जो पहले तीनों थे कौन से? ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों क्या करा रहे थे प्लांट में? ग्रोथ करा रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा है जो ग्रोथ को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। अब देखना, एक फ्रूट लगा हुआ पेड़ के ऊपर और वहां पे एब्सिसिक एसिड एक्ट कर दिया, तो क्या उस फ्रूट की ग्रोथ हो पाएगी? ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो हाथों हाथ नीचे गिर, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी कि अब उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे,
न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे तो वो वहां पे टिक नहीं पाएगा। तो सुने, जो फ्रूट का फॉल हो जाता है, बिना पके हुए फ्रूट्स का फॉल, यार है कि अभी तक उनकी एजिंग नहीं हुई, वो फ्रूट पका ही नहीं अभी तक, ठीक है, राइपनिंग नहीं हुई, पकने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, राइपनिंग। उस फ्रूट की राइपनिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो गिर गया, किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से, क्योंकि अब उसकी वहां ग्रोथ नहीं हो पाई, ग्रोथ नहीं हो पा रही तो प्लांट अननेसेसरी मटेरियल अपने पास लिया। तो ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, कौन सा हार्मोन की वजह से, एब्सिसिक एसिड। कुछ प्लांट्स में पत्तियां मुड़ जाती है, ठीक है ना, छोटी पत्तियां फिर भी मुड़ गई, एजिंग नहीं हुई, उसे बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्या बोलते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स, कौन सा हार्मोन की वजह से, एब्सिसिक। क्यों, लीफ की अब ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा है, ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा है। तो अब देखो प्लांट का एक मैकेनिज्म है कि जिस पार्ट में ग्रोथ नहीं हो रही वहां वो अपने न्यूट्रिएंट्स भेजता नहीं, जिस पार्ट में ग्रोथ नहीं हो रही वहां वो अपने न्यूट्रिएंट्स भेजता भी नहीं। इसका एक और मैकेनिज्म है, किसी पार्ट की एजिंग होगी, जैसे कोई लीफ है उसकी एज होगी, उसको पता है गिरने वाली, वो उससे सारे न्यूट्रिएंट लेगा। जाओ, ये मैकेनिज्म है प्लांट के, कुछ न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे, कलेक्ट करने, क्योंकि एक लीफ है वो गिरने वाली है, तो प्लांट उससे क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स, सेंस उसकी एज होगी, ओल्ड एज में आ गई लीफ, तो उससे पहले उससे सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेगा, प्लांट ले लेगा कि अब जाओ चुप। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने दे रहा तो प्लांट इसको कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं देगा इन पार्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं हो रही, तो फ्रूट का फॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगा। इसके अलावा विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां गूंज जाएगी, कौन सा हार्मोन की वजह से, एब्सिसिक एसिड। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्या करता है, ग्रोथ को। सीड को डोरमेंट स्टेज में बनाने का काम किसका, और ब्रेक करने का काम साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही थी, वो कौन से स्टेज में था, डोरमेंट। किसने मदद की, एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी को ब्रेक करने में किसने मदद की, साइटोकाइनेसिस। हाँ, लेके ही आया ना, ऑब्वियसली ये क्या सीड डोरमेंसी को मिलता है, उस सेल से बाहर निकालने का काम किसका, साइटोकाइनेसिस। डिपेंड अनफेवरेबल कंडीशन नहीं थी, अनफेवरेबल कंडीशन थी तो कौन रिलीज हो गया, एबी, सीड ऑटोमेटिकली किसमें आ गया, डोरमेंट स्टेज। फेवरेबल कंडीशन आती है, एबीए की जगह कौन आ गया, साइटोकाइनेसिस, सेल ग्रोथ चालू हो जाएगी, सेल डिवीजन में सेल डिवीजन, ठीक है, ये भी है। अगला हार्मोन आता है बेटा जिसका नाम है इथाइलिन। क्या नाम है, इथाइलिन। बेटा ये गैसियस पीजीआर है, कैसा पीजीआर है, गैसियस पीजीआर, गैस की फॉर्म में बनता है प्लांट के अंदर। इसका फंक्शन सुनना है, ये बेटा एजिंग को प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, एजिंग को। इससे पहले वाला एजिंग को प्रमोट कर रहा था या रोक रहा था, अरे रोक रहा था कि फ्रूट्स को पकने नहीं दे रहा, उसकी एज नहीं होने दे रहा, ताकि वो फ्रूट प्लांट पे लंबे समय तक बना रहे। इथाइलिन किसको प्रमोट करता है, एजिंग को प्रमोट करता है। यानी कि अगर तुम्हें फ्रूट को जल्दी राइपनिंग करवानी है, यार फ्रूट अभी तक पके नहीं, सीजन आने में जल्दी राइपनिंग करवानी है, कौन ये नहीं देर का टाइम एक्स्ट्रा बताऊं, इथाइलिन कौन काम आ जाएगा, इथाइलिन। किस क्या करता है, ये एजिंग को प्रमोट करता है। कोई दिक्कत, तो ये कुछ हार्मोन्स थे जिसके वजह से, टर्जिडिटी की वजह से, या इसको बोलो टर्गर प्रेशर की वजह से। कहाँ पढ़ाया था, टर्जिडिटी स्टोमेटा में। गार्ड सेल में पानी गया था, गार्ड सेल टर्जिड हुए थे, स्टोमेटा ओपन हो गया था। गार्ड सेल से पानी बाहर निकल गया, गार्ड सेल फ्लैसिड हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ाया था मैंने फोटोसिंथेसिस में। ये स्टोमेटा को कवर करके कौन रखते हैं दोनों तरफ, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल और इस ओपनिंग का क्या नाम है, स्टोमेटा। अब गार्ड सेल में पानी गया, इस तरह से समझो, ये गार्ड सेल है, पानी गया तो ये फूलेंगे, फूलने वाली जो सेल स्वेलअप हो जाती है उनको कहते हैं टर्जिड सेल। क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब पानी अंदर जाएगा तो क्या प्रेशर लगाएगा, उसको क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो ये फूले तो स्टोमेटा ओपन हो गया, पानी बाहर निकल गया तो श्रिंक हो गया, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। स्टोमेटा क्लोज हो गया। यानी प्लांट में एक तो मूवमेंट देखने को मिलता है ग्रोथ की वजह से, एक मूवमेंट देखने को मिलता है टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्जिडिटी में चेंज आ रहा है, सेल स्वेलअप हो रही है या सेल श्रिंक हो रही है। और तीसरा प्लांट का मूवमेंट देखने को मिलता है स्टिमुलस की वजह से। किसकी वजह से, स्टिमुलस। स्टिमुलस सनलाइट भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, और ग्रेविटेशन भी हो सकता है। ये 5 स्टिमुलस समझाऊंगा मैं, सनलाइट, पांचों समझाऊंगा। तो प्लांट का मूवमेंट तीसरा किसके रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो प्लांट इन 3 रीजंस की वजह से क्या शो करता है, मूवमेंट। या प्लांट का मूवमेंट इन 3 वजह से होता है, पहला ग्रोथ, दूसरा टर्गर प्रेशर, और तीसरा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, स्टिमुलस के लिए प्लांट किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है।
तो सुने, प्लांट का जो मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, इसको कहते हैं ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट, या ट्रॉपिक the movement of the plant or plant growth or the movement of the plant towards a particular stimulus, the movement of the plant towards or in response to a particular stimulus, it is called tropism or tropic movement. समझ में आया कि प्लांट स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करेगा, उसको बोला, और रिस्पॉन्स करेगा तो मूवमेंट करेगा। ये तीनों रीजन मैंने किसके बताए? मूवमेंट के, ग्रोथ, टर्गर प्रेशर, और तीसरा कि किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट मूवमेंट कर सकता है। अब वो स्टिमुलस सनलाइट हो सकती है, सनलाइट इधर आ रही थी, प्लांट इधर मूवमेंट किया, क्या ना, रूट पानी की तरफ मूवमेंट करती है, नहीं करती? तो स्टिमुलस कौन है? वहां वाटर, रूट नीचे की तरफ जा रही है, उसको पानी लेने जाना है, फिर जिस टाइम में वो सनलाइट की तरफ जा रही है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए प्लांट जो मूवमेंट शो करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। अब स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं तो देखें, ये पढ़ना है केवल, रेस्पॉन्स टू